अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी मुझे कहानी भेजना चाहते हैं, कहानी के एंड में मैं तरीका बताता होता हूँ, आप उस तरीके से कहानी अगर मुझे सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे इंडिया कलकत्ता से मोहसिन ने भेजी है। मोहसिन बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ को लाइक करते हैं और कहते हैं एपिसोड 1 से ही मैं आपकी हर स्टोरी को सुन रहा हूँ। अब तो माशाल्लाह आपकी 600 एपिसोड कंप्लीट होने वाली हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी 600 एपिसोड पे आपको एक तोहफ़ा दूँ कहानी का, एक ऐसी यादगार कहानी जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और कहानी के एंड में आप कमेंट्स लिखने पे मजबूर हो जाएं कि वाकई आज की कहानी बहुत ज़बरदस्त थी। आज की कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है। मोहसिन कहते हैं हमारे एक खालू हैं जो अमेरिका में ही रहते हैं। वो इंडिया आते रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही ज़िंदा दिल इंसान हैं। अब तो खैर काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे उनके जवान हो गए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद आज भी वो बिल्कुल सीधे चलते हैं, जवानों से ज़्यादा एक्टिव हैं। और सुबह सुबह जिस तरह वो वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम उनको देख के हैरान होते हैं। हमने उनके बारे में सुन रखा था कि वो ज़िंदगी में हमेशा दोस्तों के में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। उनको शिकार का बहुत शौक़ था, घूमना फिरना उनका बहुत शौक़ था। कभी अमेरिका में किसी जगह पे जा रहे हैं, कभी किसी जगह पे जा रहे हैं, कभी कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं, और मुसलसल ऐसे ही वो घूमते फिरते रहते थे। जिस तरह एक फ़ौजी जवान की रूटीन होती है सुबह उठ के हर काम अपने टाइम पे करना, हमारे खालू भी हर काम अपना टाइम पे करते थे। असूलों के बहुत ही पाबंद थे। उनके बेटे भी माशाल्लाह हंसमुख, मिलनसार, मोहब्बत करने वाले, और वो भी असूलों के पाबंद थे। एक दिन सारे घर वाले ऐसे बैठे हुए थे, गपशप हो रही थी, तो हमारी एक कज़न ने खालू को मुखातिब किया और कहा, खालू आपकी ज़िंदगी भरी पड़ी है। कभी आपने कहाँ सफ़र किया, कभी दूसरे मुल्क गए, कभी अमेरिका में ही कहाँ कहाँ आप कैंपिंग करते रहे। अम्मी से सुनने को मिलता रहता है कि जो आपके खालू हैं ना, उन्होंने ज़िंदगी एक कमाल ज़िंदगी गुजारी है। तो खालू आज सारी फैमिली बैठी है, कोई अपनी ज़िंदगी का ऐसा यादगार वाक़या सुनाइए जो आपको कभी भूला ना हो। तो खालू बोले, मैं तो अपनी ज़िंदगी के हर वाक़ये को अभी तक नहीं भूला, मुझे अपनी ज़िंदगी का हर वाक़या याद है। ज़िंदगी में जहाँ कहीं गए, वो ट्रिप, वहाँ गए, मुझे सब याद है। आपको किस तरह का सुनना है? तो मैं उसी वक्त मोहसिन कहते हैं बोल पड़ा। मोहसिन भी अब माशाल्लाह खुद बाप हैं, बच्चों वाले हैं, और अच्छी खासी उम्र है। तकरीबन 48 साल के करीब उनकी उम्र बनती है, क्योंकि उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे लिख के भेजी है, कुछ पूछना भी चाह रहे थे अपने हवाले से। तो कहते हैं, खालू मैंने कहा ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको इंसान भुला नहीं सकता। जैसे कि अनोखी बात, बहुत दफ़ा आप जंगलों में भी गए हैं, पहाड़ों में गए हैं, वीरानों में गए हैं, तो वहीं पे कभी ना कभी कुछ ऐसा भी नज़र आ जाता है जो अजीब व गरीब होता है। जानवर तो आपको यकीनन मिलते ही रहते होंगे, आप जंगलात में और ऐसी जगहों पे गए, कभी कुछ ऐसी चीज़ भी देखिए जो वो अनहोनी हो, अनोखी हो और अजीब सी हो, जिसको आप भूल ना सके हों। तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई और कहा, हाँ बिल्कुल देखी है, और वो हम 4 दोस्तों को ही सिर्फ पता है। उनमें से एक दोस्त हमारा अल्लाह को प्यारा हो चुका है, और जो बाकी दोस्त हैं तो वो चुप से हो गए बाकी दोस्तों का जिक्र करते हुए। हम लोग खामोशी से सारा इंतज़ार करने लगे कि खालू आगे बात को बढ़ाएं। तो कुछ देर के बाद जैसे लफ्ज़ों को जमा कर चुके हैं और बोले, हो तो सुनना चाहोगे तुम लोग? तो सब ने मिलकर कहा, हाँ हाँ खालू क्यों नहीं सुनना चाहेंगे। सर्दियों की एक रात थी, सारे इकट्ठे जमा होकर बैठे हुए थे, बाहर ठंड थी काफ़ी, और एक हीटर कमरे में चल रहा था, गर्म माहौल हुआ था। तो कहते हैं चलो ठीक है, चाय पिलाओ। पहले चाय के वो शौकीन थे, कॉफ़ी सॉरी, उनके लिए कॉफ़ी बनाई गई, और जब तक कॉफ़ी बनती रही वो इधर उधर की बातें करते रहे। जैसे ही गरम गरम कॉफ़ी का कप उनके आगे रख दिया गया तो उन्होंने एक सिप लगाया और उसके बाद
मुखातिब हुए। हम 3 दोस्त थे, हम तीनों को ही कैंपिंग का, दूर दराज जाने का, खंडरात में, जंगलात में, वीरानों में, ऐसी जगहों पे जाने का, घूमने का बहुत शौक़ था। कभी हम अपनी गाड़ियों पे निकल जाते, कभी बाय रोड, कभी बाय एयर ट्रैवल करके हम पहुंचते दूसरी जगह पे और वहाँ पे जाके कैंपिंग करते, घूमते फिरते, शिकार करते। अमेरिका बहुत बड़ा है, उसकी जितनी स्टेट्स हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी भी अमेरिका में एक जगह से दूसरी जगह पूरे स्टेट को जाके देखें तो ज़िंदगी कम पड़ जाती है। सरसरी मार्केट्स में घूमना और ऐसी जगहों को देखना तो बहुत ही आसान होता है, वो तो बंदा हफ्ता 10 दिन में देख लेता है, लेकिन पूरी उस स्टेट को देखना बहुत मुश्किल होता है। तो हम 3 दोस्त जो हम मिजाज भी थे, हंसमुख भी थे, शरारती भी थे, फन करने वाले थे, हम तीनों ही निकल जाते, दूर दराज कैंपिंग करते और रातें वहाँ गुजारते, 2 रातें, 3 रातें, हफ्ता गुजारते और वापस आते। हमारा एक दोस्त था, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। जिस तरह हम तीनों दोस्त आपस में बेस्ट फ्रेंड थे, उस तरह वो हमारा बेस्ट फ्रेंड तो नहीं था, लेकिन हम तीनों के बाद, अगर हम तीनों की जितनी आपस में मोहब्बत थी, हम तीनों के बाद अगर कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड बनता तो वही केवन ही बनता, जो चौथा हमारा फ्रेंड था। केवन की असल में आदत ये थी, वो घर से कम निकलता था तो हमारा वो भी बेस्ट फ्रेंड, लेकिन क्योंकि हम कंपनी करते, इधर उधर जाते, उसमें केवन कभी शामिल नहीं होता था। केवन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। केवन उसका ओरिजिनल नाम है, बाकी नाम फर्जी हैं। केवन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसका कद 6 फुट का था। उसने अपनी जिस्म एक्सरसाइज कर करके 6 पैक जिस तरह बनाते हैं, इस अंदाज में उसने अपना जिस्म इंतहाई खूबसूरत बना लिया था। और ऊपर से अल्लाह ताला ने उसको नीली ब्लू कलर की आंखें दी थी। उसके बाल सुनहरी बाल थे। उसका रंग ऐसा दूध जैसा गोरा रंग था, जैसे था भी वो गोरा, लेकिन इतना सफ़ेद कि उसके होंठ बिल्कुल औरतों की तरह, जिस तरह पिंक होते हैं, ऐसे खूबसूरत से उसके होंठ थे। ऐसा लगता था जैसे होंठों पे उसने लिपस्टिक लगा रखी हो। इतना साफ शफाफ उसका रंग, इतना चेहरा खूबसूरत, इतनी बड़ी बड़ी नीली उसकी आंखें, वो वाकई बहुत खूबसूरत था। उसके बाल कभी भी वो कंघा नहीं करता था। उसके सिल्की से बाल हमेशा ऐसे रफ स्टाइल में जिस तरह होते हैं, ऐसे फैले रहते थे उसके चेहरे पे, लेकिन उसको बहुत खूबसूरत लगते थे। वो अपना हाथ ऐसे बालों में ऊपर मारता भी था तो उसी अंदाज में फिर सीधे आके गिर जाते थे। वो इस तरह के सिल्की बाल थे, ये टेढ़े मेढ़े नहीं होते, बिल्कुल सीधे ही रहते हैं, सिल्की से बात थे। वो बहुत खूबसूरत था। इस बात का उसको खुद भी एहसास था। उसको कई लड़कियां देख के कह चुकी थीं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन वो कभी भी किसी लड़की से अट्रैक्ट नहीं हुआ था। उसकी कुछ लड़कियां दोस्त बनी थीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लड़कियां दोस्त नहीं बनाता था। अमेरिकन एक कल्चर होता है, ये गर्लफ्रेंड चेंज करते रहते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते रहते हैं, लेकिन वो इस मामले में चूज़ी था। बहुत कम किसी को गर्लफ्रेंड बनाता था या फ्रेंड बनाता था। उसकी ज़िंदगी में लड़कियाँ आई थीं, लेकिन बहुत कम थीं, उनसे भी बहुत कम मिलता था। कभी कभी उनसे मिलता था, जिस तरह हमसे फिर भी मिल लेता था। हम उसको ज़बरदस्ती घर से निकाल के ले जाते थे, हम उसके साथ घूमते फिरते थे, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कोई लड़कियों के साथ कहीं बाहर फिर रहा हो या कहीं गया। वो अपने काम से काम रखता था। उसके कुछ शौक थे, उनके पीछे वो जुनूनी था। एक तो हमारा प्रोग्राम बना, एक ऐसा, हमारा एक दोस्त थे, वो किसी दूसरे मुल्क से आ रहे थे और हम तीनों दोस्त ने आपस में तय किया कि वो आ रहे हैं और वो चाहते हैं, पहली दफ़ा वो अमेरिका आ रहे थे, कि हम दूर दराज किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे 4-5 दिन हम वहीं पे गुजारेंगे, कैंपिंग करेंगे, खाने पीने का सारा हम सामान अपने साथ ले जाएंगे और हम ये जो सफ़र तय करेंगे, ये बड़ी सी बोट हम किराए पे लेंगे। क्योंकि वो जो आ रहे थे लंदन से, वो बहुत रिच थे और उन्होंने कहा था कि तुम लोगों ने पैसों का बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी, बस मुझे ये अपना वीकेंड बहुत यादगार बनाना है अमेरिका में, तो बस तुम लोगों के साथ रहना है। केवन को भी हमने कहा कि केवन एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम बनना है यार, निकलो, तुम कभी निकलते ही नहीं हो, एक मज़ेदार प्रोग्राम है और हम लोग जा रहे हैं, वीकेंड पूरा गुजारना है यार, चलो ना।
उसके डैड भी बोले हाँ यार इसको ले जाओ, ये सारा दिन घर में बैठा रहता है, बाहर नहीं जाता, इसको ले जाओ। यूं हमने केविन को तैयार कर लिया, बड़ी मुश्किलों से वो तैयार हुआ। 1 हफ्ते का हमारा ट्रिप था। हमारे दोस्त भी पहुंच गए। एक बड़ी सी बोट हमने रेंट पे ली। वो इतनी बड़ी बोट थी कि उसके अंदर रहने का, सोने का, खाने पीने का सारा एहतमाम उसी बोट के अंदर, कश्ती के अंदर मौजूद था। और उसके अंदर छोटी छोटी सिंगल वाली कश्तियाँ भी मौजूद थीं कि अगर आप कहीं गहरे पानी में नहीं, छोटे पानी में जिसके अंदर एक इंसान बैठ सकता है, आप हवा भरी जाती है उसमें, उन कश्तियों में सवार होकर आप इधर उधर कहीं जाना चाहें तो वो कश्तियाँ भी उसमें मौजूद थीं। यूँ हम 5 लोग हो चुके थे। एक हमारा दोस्त, उसका फ़र्दी नाम टोनी रख लेते हैं। टोनी और केविन को हमने स्पेशल इस दफ़ा अपने साथ लिया था और 3 बाकी हम दोस्त थे। और यूँ हम उस सफ़र पे रवाना हुए। केविन हम में से खामोश तबीयत था, लेकिन टोनी जो आया था वो भी हमारी तरह बहुत ही बातूनी था, हंसमुख, शरारती और फ़न करने वाला। और जैसे ही हमारा सफ़र शुरू हुआ तो एक गपशप का ऐसा सिलसिला निकल पड़ा कि कह के थे। और हम अपनी उस बड़ी सी बोट पे, जिसको हमने किराए पर लिया था, एक ऐसी जगह का इंतखाब कर चुके थे, कि ऐसी स्टेट का इंतखाब कर चुके थे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंगलात थे और ऐसे जजीरे बने हुए थे जिनके साहिल पे जाके अगर आपकी कश्ती रुकती थी तो वहाँ पे कोई इंसान आपको नज़र नहीं आता था। दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नहीं होती थी। सिर्फ आप होंगे, दरख्त होंगे, परिंदे होंगे, या वहाँ के हशरात या जानवर होंगे। हमारा ये 5 दिन का ट्रिप था, तो उस कश्ती के अंदर हमने वो तमाम सामान रख लिया था जो 5 दिन हमें वहाँ पे इस्तेमाल करना था। खाने पीने के हवाले से वो सिर्फ 5 दिन के लिए नहीं था, हमने बहुत ज़्यादा ले लिया था। कुछ सामान ऐसा था जो उस कश्ती के फ्रीज़र के अंदर रख दिया गया था और कुछ खुश्क सामान भी था। खाने पीने का हमने बहुत ज़्यादा सामान रख लिया था ताकि हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। पकाना पड़े तो उसके लिए भी सामान मौजूद था, और अगर पकाने की कोई ऑप्शन ना हो सके तो ऐसा फूड भी रेडी टू ईट होता है जो था कि हम खा सकें। बोट चलती 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 तकरीबन जिस जगह पे हम जा रहे थे 5 से 6 घंटे, या सही तरीके याद नहीं है, वो कहते हैं 7 घंटे हमें लगे थे। तेज़ी से उस बोट का इंजन चलता हुआ हमें दूर एक ऐसे जजीरे पे ले गया जो हमारे पास एक मैप था, मोबाइल उन दिनों में नहीं होते थे, मैप था। उस मैप के ऊपर ही हम रास्ता देखते 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 एक जजीरे पे पहुंच गए थे। जब हम लोग रवाना होने लगे थे तो इस जजीरे का इंतखाब की हमारे दोस्त टोनी ने किया था, जो यूके से आया था, कि हम यहाँ चलेंगे। हमारी बोट चलती हुई जब उस जजीरे पे पहुंची तो वो वाकई एक इंतहाई खूबसूरत जजीरा था। इतना बड़ा और इतना खूबसूरत कि इससे पहले हमने ऐसा खूबसूरत जजीरा नहीं देखा था। जैसे ही हम उसके किनारे पे पहुंचे, जहाँ पे साहिल का किनारा ख़त्म हो रहा था, तो वहाँ पे साइडों पे दरख्तों की बहुतात ही बहुतात थी और उन दरख्तों के पीछे फैला हुआ घना जंगल। एक ऐसा जंगल जिसमें अगर आप अंदर दाखिल भी होना चाहेंगे तो उसमें रास्ता नहीं है, पत्तों ने रास्ता रोक रखा है। लेकिन यहाँ की खूबसूरती ये थी कि इन पत्तों के बीच में रंग बिरंगे फूल निकले हुए थे। अभी हम साहिल के किनारे लगे ही थे कि उस जजीरे की खूबसूरती को, उन रंग बिरंगे फूलों को, उन दरख्तों को, नारियल के दरख्तों को लगा हुआ देख के हम हैरान हो गए कि कितना खूबसूरत है, कि हम अमेरिका में रहते हुए अभी तक यहाँ नहीं आ सके थे। हमारे दोस्त ने वहाँ से बैठ के सारा देखा था और हमें बताया था कि सुना है उसने, और उसने प्रोग्राम बनाया था वहाँ चलना है। हम नीचे उतरे, बोट को हमने एक महफूज जगह पे इस अंदाज में कर दिया, पार्क किया, बांध दिया और हम सामान उतारना शुरू हो गए। वहीं पे ही हमने एक अपना कैंप जो साथ लेके आए थे, कैंप लगाने शुरू कर दिए। 2 कैंप हम वहाँ लगा चुके थे, एक टोनी और उसके साथ और बाकी 3 लोगों के लिए।
जब हमारा कैंप लग चुका तो कुर्सियाँ मेज़ें जो होती हैं वो भी हम खोल चुके, तो हम वहाँ पे बैठ गए और हैरान थे कि कितनी हसीनो जमील जगह है जहाँ पे हम आ चुके हैं और हम यहाँ एक हफ़्ता गुजारेंगे। दिल करता था कि हम सारी ज़िंदगी यहाँ पे रहे, क्योंकि परिंदों की चहचहाट, परिंदों का शोर और पानी का खूबसूरत सा शोर, जो लहरें दूर से आती हुई साहिल से टकराती और वापस जाती, और वहाँ हमने कुछ रंग बिरंगे ऐसे परिंदे भी उड़ते हुए देखे जो बहुत ही खूबसूरत थे। उनके परों के ऊपर, पूरे वजूद के ऊपर जैसे अल्लाह ताला ने रंग ही रंग भर दिए हों। एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, 8-10 रंग एक ही परिंदे के ऊपर। ऐसे रंग बिरंगे खूबसूरत वो परिंदे थे। शायद इंसान यहाँ बहुत कम आते थे, आबादी तो यहाँ इर्द गिर्द थी ही नहीं, इसलिए शायद ऐसी बहुत सारी परिंदे चरिंदे, ऐसी मखलूक रहती थी जो अभी तक इंसान नहीं देख सका था। लेकिन ये बहुत ही घना था। कैमन को मैंने देखा कि इस खूबसूरती को देख के वो महव सा हो गया था, और इससे पहले मैंने कभी कैमन को इतना खुश नहीं देखा था। कैमन जो बहुत कम बोलता था, आज वो हमसे मुखातिब था कि ये कितनी 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 खूबसूरत जगह है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी। और वो उठ के अपनी कुर्सी से, पास पास जो दरख्त लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, उसको फूलों से बहुत प्यार था। उसके घर में भी उसने बहुत से फूल लगा रखे थे। वो फूलों को हाथ लगना शुरू हो गया, उनके पत्तों को हाथ लगा रहा था, उनकी खुशबू को सूंघ रहा था और खुश हो रहा था कि कैसी खूबसूरत जगह पे मैं आया हूँ। और मुझसे मुखातिब हुआ, खालू कहते हैं कि थैंक यू सो मच, तुम मुझे ऐसी जगह पे लेके आए, मैं सारी ज़िंदगी कभी भी ऐसी जगह ना देख सकता। टोनी गप्पों में लग गया, हमने बियर खोल ली और बियर पीना शुरू कर दी। वाहिद कैमन ऐसा था जिसने कहा नहीं, मुझे अभी इसको देखना है, इसकी खूबसूरती को देखना है। और हमने कहा ठीक है, दूर ना जाना, बस एंजॉय करो। कैमन उनको देखना शुरू हो गया, उस झाड़ियों के करीब करीब फिरना शुरू हो गया। वो दरख्त थे, दरख्तों के पीछे बड़े बड़े पत्ते थे, लंबे छोटे पतले हर तरह के, जो झाड़ियाँ तो नहीं कहना चाहिए उनको, जो जंगल के एक बने होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा साहिल के किनारे पे, जो जहाँ पे खजूर के दरख्त लगे होते हैं, पीछे जो जंगल का मंजर होता है, वहाँ पे लंबे केलों की तरह के भी बड़े बड़े पत्ते होते हैं, फिर छोटे छोटे पत्ते होते हैं, फिर बड़े बड़े पत्ते होते हैं, मुख्तलिफ। लेकिन रास्ता सारा ऐसा ढका होता है कि आप उनके बीच में घुसेंगे तो पत्तों को हटाते हुए, या अक्सर लोगों को आपने देखा होगा हाथ में तलवार पकड़े हुए या कोई काटने वाली चीज़ पकड़े हुए, पत्तों को काटते हुए रास्ता बनाते हैं। ऐसे ही हम गप्पे मारते रहे और कैमन उन फूलों को देखता देखता फूलों के अंदर चला गया। वहाँ जानवर भी हो सकते थे, सांप भी हो सकता था, कोई और हशरात भी हो सकते थे जो जहरीले हों, जंगल था। लेकिन वो डरा नहीं, उसको इतना पत्तों से मोहब्बत थी, जो रंग बिरंगे खूबसूरत पत्ते दूर दूर नजर आ रहे थे, वो उनके पीछे काफ़ी अंदर चला गया। और हम वहीं बैठे गपशप करते रहे। रात का टाइम हो गया, कैमन वापस आ गया, हमने वहाँ पे खाना तैयार किया, खाना खाया। हमने लाइटें वगैरह जो अपने साथ लेके आए थे वो जला ली थी और हम बहुत खुश थे। ऐसी खूबसूरत रात हमारी ज़िंदगी की, जिसमें ऊपर आसमान पे तारे थे और नीचे खुले आसमान के नीचे साहिल के किनारे हम लोग अभी अपने कैंपों के बाहर ऐसे लेटे हुए थे, आसमान को, सितारों को देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि कितना खूबसूरत हसीन मंजर है ये। हाँ, वो दिन को जो परिंदों का शोर था वो ख़त्म हो चुका था। परिंदे अब शायद सो गए थे, तो वो रात को बोलने वाले जो मेंढक, हशरात, जितनी भी आवाज़ें निकालते हैं, उनकी आवाज़ें शुरू हो गई थीं। लेकिन पानी का शोर अभी भी मौजूद था। पहली रात हमने वहीं पे गप्पे मारते हुए, और उसके बाद 1-1:30 बजे हम उठे और अंदर कैंप में जाके सो गए। सुबह हम उठे, नाश्ता वगैरह हमने किया और उसके बाद फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो अब चलते हैं जंगल के अंदर, एंजॉय करते हैं। तो हमने कहा कोशिश ये करनी है कि हम इकट्ठे रहें, क्योंकि अंदर भूल भुलैयाँ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा ना हो कि हम दूर दूर हो जाएं तो रास्ता भी भूल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत घना जंगल था। यूँ हम पांचों दोस्त, कैमन, टोनी और हम तीनों दोस्त इकट्ठे अंदर दाखिल हुए। जब हम अंदर दाखिल हुए तो अंदाज़ा हुआ कि अंदर दिन को तो आप जा सकते हैं, रात को जाना इसलिए भी बहुत मुश्किल था
कि ऊपर इतने ज़्यादा दरख्त थे, उनकी ऐसी छाँव थी, इतने ज़्यादा घनी झाड़ियाँ थीं, पत्ते थे, छोटे छोटे दरख्त, बड़े दरख्त मिक्स इस तरह के थे कि ऊपर सूरज की रोशनी कम ही पड़ती थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि अगर आप रात को यहाँ आएंगे तो चांद की रोशनी तो नीचे नज़र नहीं आएगी। जब सूरज की रोशनी ही ऊपर नहीं पहुँचती थी, दिन के टाइम भी एक अंधेरा सा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक अंधेरे की तरह का माहौल था, तो रात को तो बहुत अंधेरा होगा। हमने अपने हाथों में इस तरह के हथियार भी पकड़े हुए थे कि खुदा न खास्ता किसी ऐसे ख़तरनाक जानवर से वास्ता पाला पड़ जाए, वो सामने आ जाए तो हम उससे अपना हिफाजत कर सकें, उसको कुछ गोलियां चला के डरा सकें ताकि वो भाग जाए। क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा ऐसी होती थी, इससे पहले भी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा हो चुका था कि जानवर अगर सामने आ जाता तो हमारे हाथ में जो बंदूक होती उसको चला के हम जानवर को डराते थे, जिससे वो डर के भाग जाता था। और अमेरिका में तो स्पेशली रीछ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, माउंटेन लायन भी पाया जाता है, यहाँ पे कई जानवर हैं जो पाए जाते हैं। हम ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही काफ़ी आगे चले गए तो अंदाज़ा हुआ आगे तो और ही ज़्यादा खूबसूरती थी। कुछ ख़ास किस्म के ऐसे पौधे हमने देखे जिनके ऊपर बड़े बड़े फूल लगे हुए थे, इतने बड़े फूल जो इससे पहले हमने इतने बड़े फूल नहीं देखे थे। और एक ऐसा पौधा भी हमें नज़र आया, एक ही पौधे में एक तरह के फूल होने की बजाय रंग बिरंगे फूल थे। यानी अगर आप गुलाब का पौधा लगाते हैं तो रेड गुलाब होगा, येलो गुलाब होगा, लेकिन उस पर अगर फूल थे तो उस पर येलो भी था, ग्रीन भी था, रेड भी था, सारे फूल लगे हुए थे। ये तो हम किसी जन्नत में आ गए हैं। ये लगता है इस अर्थ की सबसे खूबसूरत जगह है। हम उस जंगल में फिरते, उन पत्तों को हटाते, अपने लिए रास्ता बनाते, काफ़ी देखते रहे, काफ़ी खूबसूरती में मसरूफ़ रहे। रास्ता तो हमने शायद ज़्यादा तय नहीं किया था क्योंकि रुकावटें काफ़ी आती थीं और अक्सर पाँव के नीचे पानी भी आ जाता था। ऐसा लगता था यहाँ से कोई झील या कोई नदी गुजरी हो तो उसका पानी भी था नीचे। और चलते चलते हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए, दरमियान में हमें पता लगा अंदर एक झील बनी हुई थी। ऐसी खूबसूरत झील जो गोल सी बनी हुई थी, उसके इर्द गिर्द पूरा जंगल था, लेकिन बिल्कुल दरमियान में वो झील से थी, काफ़ी बड़ी झील। और उसको हम देख के हैरान हो गए, ऐसी खूबसूरत झील, ऐसी खूबसूरत झील जिसमें अक्स पड़ रहा था इर्द गिर्द के फूलों का, और उससे खूबसूरत झील हमने नहीं देखी थी। हम उस झील के किनारे आके बैठ गए और तभी टोनी बोला, मैं वहाँ घूम के आया हूँ, वो सामने एक रास्ता बना हुआ है, उस झील से एक रास्ता भी जाता है, तो कल क्यों ना ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि हम वो जो सिंगल बोट्स हैं अपनी, जिनमें एक बंदा बोट में बैठ सकता है, हम उस बोट में बैठ के इस झील के किनारे लेके आते हैं और आगे चल के ज़रा बोट के ज़रिए चलते हैं, आगे देखते हैं झील कहाँ पर जा रही है। हमने कहा अच्छा मशवरा है। अगला दिन भी हमने इस तरह वो दिन हमने वापस गए, घूमे फिरे, खाना खाया, रात गुजारी, गपशप की, गाने गाए, जो एक फ़न करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हम उठे और हम फैसला कर चुके थे कि हम अपनी अपनी कश्तियाँ उठाएंगे और उसी झील तक पहुँचेंगे। और झील पे पहुँच गए। वो जो रास्ता टोनी ने बताया था, वहाँ से एक सिंगल सा छोटा सा रास्ता कहीं और जा रहा था, तो वहाँ पे सिंगल वो बोट जो इसमें हवा भरी जाती है और उसको चप्पू होते हैं बाकायदा चला के, हम उससे जाएंगे। केवन ने भी अपनी बोट उठा ली थी, टोनी ने भी, और हम तीनों ने भी उठा ली थी। तो हम पांचों चलते हुए जब उस झील तक पहुंच गए तो चलते हुए हमने झील के अंदर अपनी अपनी बोट को डाला और उस पर सवार हुए और चप्पू चलाते हुए उसी रास्ते की तरफ चले गए जो झील से निकल के आगे की तरफ कहीं जा रहा था। हम लोग आगे पीछे लाइन बनाए जा रहे थे। हम अब जंगल के अंदर से मजीद गुजर रहे थे। ये जो झील का एक टुकड़ा जिसके अंदर से हम दाखिल हुए थे, आगे तो जा रहा था लेकिन आगे एक जंगल सा था। ये झील का टुकड़ा जंगल में से गुजरता हुआ जा रहा था। वहाँ पे अब खतरा था कि कहीं पे सांप या कोई जानवर भी हमें काट सकता था। हम गहरे जंगल के अंदर दाखिल हो चुके थे। शायद अब तक का सबसे गहरा जंगल जो इस पानी के ज़रिए हम जा रहे थे उसमें हम दाखिल हो रहे थे। कई जगह ऐसी आ जाती कि आगे टहनियाँ होती, उनको नीचे से गुजरना होता, और एक जगह तो ऐसी भी आई कि हमें लगा कि इसके नीचे से अब नहीं गुजर सकते, बिल्कुल टहनी ने वो रास्ता रोक रखा था। तो उसके बाद हमें उस टहनी पे चढ़ना पड़ा, बोट को उठाना पड़ा, उठा के दूसरी साइड पर रख के उसके अंदर सवार हुए और फिर बोट को चला के गए। हम काफ़ी आगे आगे गप्पे मारते रहे तो एकदम से मेरी आवाज़ आई। खालू कहते हैं कि यार केवन नहीं बोल रहा, सारे गपशप करें, केवन कैसा लग रहा है?
तो कैमन की कोई जवाब ना आया, तो मैं रुक गया वहाँ पे। तो कैमन की तरफ देखा तो कैमन पीछे नहीं था। मैंने कहा कैमन की तरफ, कहते हैं साथ तो था। इधर उधर देखना शुरू हो गया तो कैमन नहीं था। कैमन कैमन, हम लोग उसको आवाज़ें देना शुरू हो गए, लेकिन हमें कैमन कहीं ना नज़र आया। और जब हमने काफ़ी आवाज़ें दे दी, हम रुक गए, अब आगे नहीं जाना चाह रहे थे। एक जंगल में थे, ऊपर सारे दरख्त ही दरख्त, पत्ते ही पत्ते, साथ में टहनियाँ, कहीं मेंढक बोल रहा है, किसी जानवर की आवाज़ आती है, कभी कोई आवाज़ आती है, परिंदों की आवाज़ आती है। जंगल का एक अपना खौफ होता है, जंगल का एक अपना माहौल होता है, एक जंगल की अपनी हैबत होती है, लेकिन कैमन नहीं था। हम जब कैमन को ढूंढते रहे, आवाज़ें देते रहे और कैमन नहीं मिला तो हम परेशान हो गए। हमने कहा कैमन कहाँ चला गया? साथ तो हमारे था, कब देखा गया था उसको लास्ट? तो हम आपस में पूछने लगे कि यार मुझे ये नहीं पता, वो कहे मुझे भी नहीं पता, वो कहे मुझे भी नहीं पता। तो फिर पता नहीं वो कब पीछे रह गया था, हमें ये पता ही नहीं है। अब हम वापस की तरफ जाने लगे कि कहीं कैमन यहीं ना रह जाए, अकेला ये ना हो कि अगर यहीं कहीं मौजूद है तो अकेला वापस कैसे आएगा, और अगर पीछे रह गया तो हम पीछे चलते हैं, उसको देखते हुए चलते हैं कि कहीं उसकी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैंने पूछा, कालू कहते हैं कि वो जो एक टहनी टाइप से आई थी, बड़ी थी, जिसके ऊपर से हम गुजर नहीं सकते थे, एक बोर्ड को उठा के हमने दूसरी सिमत रखा था, वहाँ पे टोनी वहाँ तक हमारे साथ था। तो सब ने कहा नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो बोलते हुए आ रहे थे, एक दूसरे की आवाज़ें थी, वो खामोश तबीयत का है कैमन, तो इसलिए शायद हमें उसका नहीं पता। अब क्या करें, यहाँ रुकें या वापस चलें? ऐसा करते हैं, कोई यहाँ पे आधा घंटा रुक जाते हैं, उसको आवाज़ें देखते हैं, अगर आ जाता है घंटे डेढ़ घंटे तक ठीक है, नहीं तो फिर वापस उसको ढूंढते हैं। हम उसको वहीं घंटा डेढ़ घंटा ढूंढते रहे, वो नहीं मिला, तो फिर हम वापसी की राह चल पड़े। वापसी की आवाज़ें देते देते हम झील तक पहुँच गए, और झील से निकल के पैदल चलते चलते हम कैंप तक आ गए। कैमन का कोई पता नहीं था। कैमन कहाँ चला गया? हम बहुत परेशान थे, कैमन कहाँ गया? और वो रात हमने इतनी मुसीबत में, परेशानी में गुजारी, क्योंकि हम वापस आ चुके थे, लेकिन कैमन का कोई पता नहीं था। हम उसको आवाज़ें देते रहे, उसके लिए बेचैन थे कि कैसे कैमन को बुलाएं, क्या करें। तो टोनी ने कहा, वो बहुत समझदार है, बहुत अक्लमंद है, आ जाएगा। अगर कहीं रास्ता भूल गया है, इधर उधर हो गया है, परेशान मत हो, वो आ जाएगा। लेकिन शाम ढल गई थी और रात हो गई। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो रात हम चारों सोए नहीं हैं, कैमन के इंतज़ार में जागते रहे और परेशान रहे, उसको आवाज़ें देते रहे। हमारे दिलों की धड़कनें बहुत तेज़ थी, हम बहुत परेशान थे कि कैमन कहाँ चला गया, कहीं उसको कोई हादसा हो गया है, कोई परेशानी हो गया। अब इंतज़ार ये था कि सुबह होती है, एक दफ़ा उसको फिर से चल के ढूंढते हैं, और अगर उसको पता नहीं चलता तो फिर हेल्प के लिए, मदद के लिए पुकारते हैं किसी को, क्योंकि उस जो आपकी बोट होती है उसके अंदर पूरा सिस्टम लगा होता है वायरलेस का। सुबह हुई है, हम चारों रवाना हो पड़े और हमने कहा दूर दूर नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे आवाज़ें देते हुए हम देखेंगे कहीं पे भी हमें कैमन नज़र आ जाए। हम चारों रवाना हुए, कैमन को आवाज़ें देते हुए जा रहे थे, ज़्यादा दूर दूर नहीं गए। पहुँचते पहुँचते एक जगह पे पहुँचे, तो खालू कहते हैं मैं एक जगह पे पहुँचा तो मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा पत्ते थे, उसके पीछे कोई तेज़ से छुपा हो। मैं एकदम से रुक गया, मुझे क्लियर महसूस हो गया था इन पत्तों के पीछे कोई छुपा है। तो मैंने एकदम आवाज़ दी, कौन है यहाँ पे, कौन है? और जैसे ही मैंने आवाज़ दी तो उन पत्तों के पीछे मज़ीद खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई तेज़ी से उड़ गया हो, गुम हो गया हो, भाग गया हो, कोई पता नहीं चला। तो मैंने उसी वक्त देखा साइड पे कैमन वहीं पे उठ के खड़ा हुआ था। मैं उसको देख के एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा कैमन कैमन, मैं फ़ौरन उसकी तरफ लपका और उसको कहा कैमन कहाँ हो तुम? हम तुम्हारी वजह से शदीद परेशान हो गए थे, तो रात सारी हम सो नहीं सके और बहुत डिस्टर्ब है, क्या हुआ है, कहाँ हो तुम? कैमन गुमसुम सा था, और कैमन के हाथ में एक इंतहाई खूबसूरत सा फूल था, इंतहाई खूबसूरत सा फूल। मेरी उस वक्त फूल की तरफ ध्यान नहीं किया और मैं उसको पूछने में लग गया, कैमन तुम ठीक तो हो ना? तो उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो हमने कहा क्या हुआ था कल तुम्हारे साथ, चलो अब चलो। उसको मैंने लिया अपने साथ, बाकियों को आवाज़ें दी, वो लोग भी जमा हो गए। मैंने कहा कैमन मिल गया है। हम कैमन को लोग लेके आ गए और कैमन हमारे साथ उधर कैंप में आ गया। हमने उससे खाने का पूछा, उसको खाना खिलाया और उसके लिए परेशान थे कि क्या हुआ था। तो उसने कहा मैं रास्ता भटक गया था, मैं रास्ता ढूंढता रहा, मुझे रास्ता नहीं मिला, तुम लोगों की मुझे आवाज़ें भी नहीं आई, मैंने तुम लोगों को आवाज़ें भी दी लेकिन तुम लोग मुझे मिले नहीं, तो इसलिए मैं रास्ता ढूंढते ढूंढते भटक गया था। अभी तक मैं रास्ता ढूंढ रहा था कि शुक्र है तुम लोग आ गए और मुझे ले आए।
कैमन ने अपनी कहानी सुना दी थी और हम लेट गए, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कैमन ने झूठ कहा है। सब कैंप में लेटे हुए थे कि मेरा, क्योंकि रात सारी सोए नहीं थे, सबको नींद आनी शुरू हो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा नहीं, कुछ मामला और है। मैं एकदम से उठा और कैंप का मैंने जिप खोली और बाहर निकल आया। देखा कैमन बाहर बैठा हुआ है। मैंने कैमन को देखा और जाके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गया। मैंने कहा कैमन, मुझे पता है तुमने जो बताया है वो सही नहीं है, तुमने गलत बयानी की है। मुझे पता है तुम अपनी दिल की बात बहुत कम किसी को बताते हो, लेकिन मुझे बता सकते हो तुम कहाँ थे, क्या हुआ है। उसके हाथ में अभी तक वो फूल था और वो फूल को देख रहा था, उसको सूंघ रहा था। मैंने उसी वक्त उस फूल की तरफ ध्यान दिया। ये तो काफ़ी उस वक्त भी इसके हाथ में था। मैंने कहा ये फूल मैंने तुम्हारे उस वक्त भी हाथ में देखा था, कितना खूबसूरत फूल है, क्या मैं देख सकता हूँ। उसने फूल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने फूल को देखा और सूंघा तो उसमें से इतनी तेज़ और ज़बरदस्त खुशबू आई कि मैं हैरान हो गया। वो वाकई ऐसा ज़बरदस्त खुशबू वाला फूल था, इतनी तेज़ खुशबू वाला ज़बरदस्त खुशबू वाला फूल मैंने पहले नहीं सूंघा था। उसने वापस मुझसे मांगा, मैंने उसको लौटा दिया और मैंने कहा दोस्त मुझे तो बताओ, मुझे पता है। मैंने बाकी दोनों दोस्तों का कहा कि तुम उनको नहीं बताओगे, मुझे तो बता सकते हो, बताओ क्या हुआ। कुछ देर वो सोचता रहा, जैसे सोच रहा हो कि मुझे बताना चाहिए नहीं। मैंने उसको फिर और ज़्यादा कहा, समझाया, तो वो बताने के लिए तैयार हो गया और मुझे कहता है मैं किसी से मिला हूँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं कहा क्या कह रहे हो तुम, किससे मिले हो जंगल में जिससे तुम्हें प्यार हो गया है। कहता है उस परों वाली लड़की से। मैंने कहा परों वाली लड़की से? कहता है हाँ, वो बहुत खूबसूरत है, उसकी तितलियों की तरह पर हैं। जब से मैंने उसको देखा है मैं उसका दीवाना हो गया हूं। मुझे जिंदगी में कभी कोई लड़की इतनी प्यारी नहीं लगी। मैं कभी जिंदगी में किसी लड़की के पीछे दीवाना नहीं हुआ, लेकिन जब से उसको देखा है उसका दीवाना हो गया हूं। मैंने कहा मुझे पूरी बात बताओ प्लीज़ कैमन, बताओ। तो उसने मुझे बताना शुरू किया कि हम लोग जब वहाँ निकले थे तो तुम लोग आगे निकल गए थे, मैं पीछे था, मैं मस्त था, तुम लोग बातें करते हुए आ रहे थे, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं फूलों को और नज़ारों को, नेचर को एंजॉय करता हुआ बहुत पीछे रह गया था। कि तुम लोग एक लाइन में थे, जब तुम लोग बहुत आगे चले गए तो मुझे याद नहीं रहा कि तुम लोग कहाँ चले गए हो। रास्ता जिस तरह तुम लोग आगे बना रहे थे मैं उस तरह भूल गया और मैं एक ऐसी साइड पे आगे निकल गया कि जहाँ जाके मेरी कश्ती बाकायदा फंस गई। इस अंदाज में बुरी तरीके मेरी कश्ती फंस गई कि कश्ती को वहाँ से निकालने के लिए मैं पानी के नीचे उतरा तो पानी काफ़ी गहरा था। बज़ाहिर ऊपर नज़र आ रहा था कि पानी बहुत नीचे गहरा नहीं है, लेकिन गहरा था। मैं अपने आप को बचाने लगा, तैरने लगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा था और एक टहनी के मैं करीब गया। मैंने उस टहनी को पकड़ा तो मेरी टहनी नीचे किसी पानी के अंदर टहनी में फंस गई और मैं ज़ोर लगा रहा था, अपनी टहनी को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी टहनी से पाँव निकल नहीं रहा था। मैं थकता जा रहा था, मेरा ज़ोर लगता जा रहा था। मुझे पता था तुम लोग आगे चले गए हो। मैंने ज़ोर ज़ोर से तुम लोगों को पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। और मैं जब काफ़ी कोशिश से पाँव ना निकाल सका तो फिर मैंने पानी के अंदर, वो गंदला पानी था, साफ़ नहीं था कि मैं देख सकता किस चीज़ में फंसा। इतना मैं जान गया था कोई झाड़ी है या क्या है जिसने कस के मेरे पाँव को इस अंदाज में पकड़ लिया था कि मेरे लिए अब निकलना मुश्किल था। मैं ज़्यादा अरसा उस पानी में इस तरह नहीं रह सकता था, मैं डूब जाता। मैं शदीद परेशान हो गया था कि उसी वक्त मुझे फड़फड़ाने की एक आवाज़ आई, जैसे कोई फड़फड़ा रहा हो। मैंने एकदम मुड़ के देखा तो वो एक हसीनो जमील लड़की, जिसके बाल ऐसे सिल्की काले स्याह और खूबसूरत ब्राउन, वो गोल्डन से, बिल्कुल गोल्डन से उसके बाल थे, सिल्की इंतहाई खूबसूरत। उसके दो पर थे, जिस तरह तितलियों के रंग बिरंगे पर होते हैं ऐसे खूबसूरत से उसके पर थे। और वो बिल्कुल एक लड़की की जो कद होता है बिल्कुल उतना सा उसका कद था, लेकिन वो बिल्कुल उड़ती हुई मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उसके पाँव में कोई जूता नहीं था, उसके वजूद पे कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन जो मखसूस आज़ा होते हैं औरतों के वो उसने ढांप रखे थे। इंतहाई खूबसूरत किस्म का, जैसे कोई फूलों का पत्ते होते हैं या कोई इस तरह के कपड़े पहनता है जिसके ऊपर फूलों की तरह के प्रिंट हुआ होता है, तो इस तरह का कोई लिबास था जो उसने उसके ऊपर सीने पे और नीचे पहन रखा था। उसका पेट नंगा था, उसकी टांगें नंगी थीं,
लेकिन एक इंतहाई खूबसूरत, उस तरह का पहले मैंने खूबसूरत लिबास नहीं देखा जितना खूबसूरत उसने वो पहन रखा था, और वो फड़फड़ा रही थी। और वो आई और उसने मुझे जैसे ही देखा, वो हवा में खड़ी, उसके पर तितली के जिस तरह पर तेज 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 लहरा रहे होते हैं, ऐसे वो लहरा रही थी और खड़ी हुई थी। बड़े बड़े उसके पर थे, और उसके मैंने पाँव देखे, इतने वाइट, इतने गोरे चिट्टे उसके पाँव, इतने प्यारे उसके पाँव, इतने खूबसूरत उसके हाथ, ऐसे हाथ लाल सुर्ख, ऐसे जैसे हाथ लगाओ तो मैले हो जाएंगे। और तुम अंदाज़ा लगा सकते हो उसकी आंखें कितनी खूबसूरत थी, उसके होंठ कितने खूबसूरत थे, उसका चेहरा कितना खूबसूरत था। तुम लोग कहते हो ना कि मैं खूबसूरत हूँ, केवन खुद पहली दफ़ा अपने आप को बोला था कि तुम कहते हो ना मैं खूबसूरत हूँ, तो मैं उसके आगे ऐसे लगता था कि मैं एक बदसूरत हूँ। खूबसूरती क्या होती है? खूबसूरती तो उस परी के अंदर थी। उस परी ने देखा जब मुझे मदद की ज़रूरत है तो एकदम से वहाँ खड़ी होकर पहले ऐसे देखती रही। मैं उसके सहर में, उसके जादू में, उसकी खूबसूरती में, इंतहा की खूबसूरती, इतना छोटा सा स्लिम सा उसका चेहरा, लेकिन उसके कान जो थे थोड़े से बड़े थे, बाकी बिल्कुल इंसान की तरह थी। उसी वक्त जब उसको लग गया कि मुझे मदद की ज़रूरत है तो एकदम उसने पानी के अंदर डुबकी लगाई और पानी के अंदर चली गई। उसके पर भी और वो भी पूरी की पूरी पानी के अंदर। उसने पर अपने पीछे समेट लिए और पर समेट के हाथ उसने यूं किए जैसे हम स्विमिंग के लिए, तैराकी के लिए छलांग मारते हैं पानी में। उसने अपने हाथ ऐसे किए और पानी के अंदर चली गई, और पानी के अंदर जाके उसने मेरा पाँव छुड़वाया, और उसके बाद वो बाहर आई। तेज़ी से उसने अपने ज़ोर ज़ोर से पर ऐसे हिलाए ताकि उनमें से पानी निकल सके, और वो खड़ी मुझे देख के मुस्कुराना शुरू हो गई। अब मैं बाहर निकल चुका था, और जब मैं बोट के अंदर सवार हुआ और बाहर निकल आया तब उसने मुझे कंप्लीट देखा तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और वो मुझे देख के इस तरह मुस्कुराई जैसे मैं उसको अच्छा लगा हूं। और उसके बाद मैं उसको देखता ही रहा, इस अंदाज में उसको देख रहा था कि मैं पलकें झपकना भूल गया था। वो परों वाली एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, एक ऐसी लड़की जिसकी कमर तो समझे थी ही नहीं, इतनी छोटी सी पतली सी उसकी कमर थी, और इतना खूबसूरत उसका जिस्म था, इतना खूबसूरत उसका जिस्म, हाथ इतने नफीस और उंगलियां इतनी खूबसूरत और पाँव इतने खूबसूरत जैसे कोई गुड़िया हो। लाल सुर्ख नीचे से पाँव, ऊपर से सफेद पाँव, नीचे से ऐसे पाँव के एक उंगली टच करें तो खून वहां से गायब हो जाए। गुलाबी पंखड़ियों की तरह उसके होंठ थे। जब मैं कश्ती पे बैठ गया तो वो मुझे देखती रही, लेकिन वो बोली कुछ भी नहीं। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो उस तरह खड़ी लहराती रही। अभी तक वो फजा में खड़ी हुई थी, उसने अपने पाँव ज़मीन पे नहीं रखे थे। मैंने फिर से उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपनी आंखें झपकी इस अंदाज में जैसे उसको शर्म आ रही हो, या जैसे किसी इंसान को पहली दफ़ा देख के उसको प्यार हुआ हो, ऐसे जैसे वो शर्मा रही हो। उसने अपनी आंखें झपकी और उसके बाद वो उड़ी, ऊपर की तरफ उठी और गायब हो गई। मैं वहीं पे बैठा रहा, उसकी शहर में ऐसा खो गया था कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं फंस गया था। उसने मेरी मदद की है, तुम लोग चले गए हो, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैं वहाँ पे बैठा रहा कि थोड़ी देर के बाद तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा मैं इसी अंदाज में बैठा रहा, और मैं फ़ैसला कर चुका था मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। मैं उसको आवाज़ें देख रहा था, मैं बार बार उसको आवाज़ें दे रहा था, उसको ऐसे जैसे मुझके ऊपर कोई जादू हो गया। वो इतनी खूबसूरत लड़की मैंने देख रही थी। केवन कहता है मुझे कुछ समझ ना आए कि कोई 1.5 घंटा गुजरा था कि वो वापस आई उड़ती हुई, और उसने आके ऐसे फूल फेंके मेरे ऊपर। वो सारे फूल इर्द गिर्द इधर फैल गए, पानी में तैरना शुरू हो गया, और ये फूल मेरे ऊपर आके गिरा। ये मैंने उठा लिया। उसके बाद वो फिर से वापस गई फूल फेंकने के बाद। उसके बाद मेरे लिए एक पूरी टहनी तोड़ के लाई जिसके ऊपर फल लगे हुए थे। ये पिंक कलर के कोई फल थे, ऊपर से रेड थे, नीचे से पिंक थे। मैंने दुनिया में इस तरह का कोई फल नहीं देखा। जिस तरह मैंगो होता है, शेप मैंगो की तरह तो नहीं थी, मिलती जुलती मैंगो की तरह थी। ऊपर वो रेड थे, नीचे वो पिंक थे। वो एक टहनी पूरी लेके आई, और उसने वो टहनी आके बाकायदा मेरे हाथ में थमाई। वो टहनी मैंने उससे ली,
और उसमें से एक उसने भी तोड़ा, जैसे मुझे कहना चाह रही हो कि इसको खाना कैसे है, और उसने उसको खाया। उसने उसका छिलका उतारा, बाकायदा ऐसे पकड़ा, और तब मैंने उसके होंठ देखे, बिल्कुल छोटे छोटे खूबसूरत से उसके होंठ थे। उसने होंठों से उसका छिलका उतारा और छिलका उतार के उसने उसको चक मारा, जैसे इस अंदाज में खाना है, जैसे केले का छिलका उतारते हैं उस फल का, ऐसे ही उसने छिलका उतारा। ऐसे पहले मुंह से पकड़ा, थोड़ा सा खींचा, और उसके बाद उसके छिलका हाथ से उतारती गई, लेकिन अभी तक वो ज़मीन पे नहीं आई थी। और मैंने भी उसी तरह उसका छिलका उतारा और उसके बाद खाना शुरू किया। तो वो वाकई कोई नया फल था, उससे पहले मैंने उसको नहीं खाया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा मीठा। ऐसे था जैसे कोई दुनियावी मैं खीर खाता हूँ, जैसे कोई खीर खाते हैं ना, खीर बनी होती है, मीठी स्वीट डिश होती है, ऐसे वो खीर की तरह मीठा था, शहद की तरह मीठा। और बिल्कुल उसके दरमियान में ऐसा लगता था जैसे हम कहते हैं कि चॉकलेट होती है और उसके बीच में लिक्विड वाली चॉकलेट होती है, यानी शहद भर दिया जाए उसके अंदर, तो ऐसा फल था, उसकी गुठली के बजाय उसके अंदर शहद की तरह था, मीठा कोई लिक्विड था। वो ऐसा लगता था जैसे आपने शहद खाया हो। मैंने वो फल खाया और मैं खाता गया। वो मुस्कुराती रही और मुझे खड़ी होकर देखती रही, यहां तक कि उसने इस अंदाज में उड़ना शुरू किया जैसे कह रही हो मेरे पीछे आ जाओ। और फिर मैं उसके पीछे चलना शुरू हो गया। वो उस कश्ती से चलते चलते एक ऐसी जगह पे ले गई जहां पे अब खुश्की स्टार्ट होती थी, वहां पे पानी नहीं था। मैंने अपनी कश्ती वहां छोड़ी और अब वो उड़ती हुई आगे जा रही थी, बिल्कुल स्लो स्लो, और मैं उसके पीछे चलना शुरू हो गया। चलते 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 हम ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे काफ़ी ज़्यादा, ये सबसे गहरा जगह थी और यहां पे अंधेरा था, लेकिन एक नीली सी रोशनी थी, जैसे चांद की रोशनी होती है, सोर्स चांद की रोशनी का होता है, ऐसी उस जगह पे पूरी जगह पे नीली रोशनी फैली हुई थी। और तितलियां वहां पे बहुत ज़्यादा घूम रही थी, जो रंग बिरंगी तितलियां थी, ऐसी रंग बिरंगियां जैसे फूलों से बनाई गई तितलियां हों। इतनी खूबसूरत तितलियां मैंने कभी नहीं देखी। रंग बिरंगी ऐसी तितलियां सी, दिन में से नीली रोशनी निकल रही थी तितलियों में से, उन तितलियों में से नीली रोशनी निकल रही थी और वो तितलियां उड़ रही थी। वहां पे वो मुझे लेके गई और वहीं नीचे ज़मीन पे ऐसे जिस तरह घास होती है, घास की तरह का, वो घास नहीं थी, घास की तरह की एक जगह बनी हुई थी। वहाँ पे जाके उसने अपने पाँव नीचे पहली दफ़ा ज़मीन पे रखे और उसके बाद वो फिर नीचे बैठ गई। और उसके बाद उसने मुझे इशारा किया, मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। तब पहली दफ़ा वो मुझसे मुखातिब हुई, लेकिन जब वो बोली तो मुझे अंदाज़ा हुआ मैं उसकी ज़बान को नहीं समझ सकता। वो जिस ज़बान से मुझसे मुखातिब हुई थी, बहुत ही पतली सी, बिल्कुल बारीक सी उसकी आवाज़ थी, और उस आवाज़ में उसने मुझे कहा तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि वो ऐसी ज़ुबान है जिसको मैं नहीं समझ सकता। ना वो इंग्लिश थी, ना वो ऐसी ज़बान थी जो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका। वो बार बार कहती रही और मैंने उसको जब इंग्लिश में उसको जवाब दिया और उसको समझ नहीं आई, वो उसी ज़बान में बोलती रही, तो फिर दोनों को अंदाज़ा हुआ कि हम एक दूसरे की ज़ुबान को नहीं समझ सकते। और तब फिर हमने इशारों से बात करनी शुरू की। अगर हम बातें कर सकते तो शायद हम काफ़ी बातें करते, लेकिन मसला ज़ुबान का आ गया तो हमने इशारों में बैठ के वहाँ पे बातें की। हम दोनों इशारों में बातें करते रहे। जब रात हुई तो फिर वहाँ से उड़ी और मुझे इस तरह इशारा करके गई कि तुम लेटो, और मैं लेट गया और मेरे लिए फिर से वही वाले फल तोड़ के लाई। और पानी के लिए वो जिस चीज़ में मेरे लिए पानी लेके आई, वो मैं हैरान रह गया। एक ऐसा फूल था जो बिल्कुल गोल सा बना हुआ था, नीचे से बिल्कुल पतला सा, ऊपर फैलता हुआ था, उसके बड़े बड़े सब्ज कलर के पत्ते थे, वो एक फूल की तरह का फूल था। वो उसके अंदर पानी भर के लाई है, लेकिन उसके पत्ते जो थे वो काफ़ी मोटे थे, यानी तोड़ने पे कटक की आवाज़ आती थी, इस तरह की उसकी पत्ते इस तरह के बने हुए थे। उसके अंदर वो पानी मेरे लिए लेके आई, और वो जो मैंने पानी पिया तो ऐसा मीठा पानी था। वो रात मैं भूल गया मैं इंसान हूँ, मैं एक परी के साथ हूँ, एक परी मेरे साथ बैठी है, और एक इंतहाई खूबसूरत लड़की जिसका वजूद इतना खूबसूरत है। सिर्फ उसका एक सीना था जो उसने कपड़े से ढांका हुआ था, और नीचे वाला हिस्सा कपड़े से ढांपा हुआ था, और बाकी उसके वजूद पे कोई कपड़ा नहीं था। और हैरत की बात यह थी कि सर्दियों में भी
एक ऐसे मौसम में जब ठंड लगती है, शदीद सर्दियाँ तो नहीं थी, लेकिन उसको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं था। तब मैंने उसको करीब बैठे हुए उसके वजूद पे जो कपड़ा था उसको देखा तो ऐसा लगता था जैसे किसी इंतहाई खूबसूरत खाल हो, किसी चीज़ की खाल हो, उस खाल पे इंतहाई रंग बिरंगे 7-8 कलर के रंग थे। उस खाल को इतना खूबसूरत अंदाज में कपड़ा बना के पीछे बांध दिया गया हो, लेकिन वो बहुत ही नर्म और मुलायम किस्म का, जैसे सिल्की कपड़ा होता है, नर्म और मुलायम, इंतहाई सॉफ्ट सा ऐसा कपड़ा था। और जब रात हुई तो वो मेरे साथ वहीं मौजूद रही और मुझे देखती रही, मैं उसको देखता रहा। और उस देखने में हम दोनों को अंदाज़ा हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे की आंखों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे लगे हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के दिलों में भा गए हैं। एक दफ़ा सिर्फ उसने मेरा हाथ पकड़ा, और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने कोशिश की उसका हाथ पकड़ने की और उसको इशारा किया कि अपना हाथ आगे करो, तो उसने अपना हाथ आगे किया। और जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो यकीन मानो, वो मुझे बताते हुए बोला केवन कि उसका हाथ इतना नरम था, इतना नरम था, इंसान की तरह का हाथ था, जैसे इंसानी हाथ होता है, लेकिन इतना नरम हाथ था, इतना नरम जैसे कपास से बना हो। बिल्कुल इंसानी हाथ था, वो इंसानी वजूद की तरह था उसका हाथ, लेकिन ऐसे जैसे रोई की, कॉटन की तरह सॉफ्ट हो, इतना नरम और मुलायम उसका हाथ था। और उसने मेरा हाथ पकड़ के अपने होंठों पे लगाया, जिस बात का इजहार किया कि वो मुझसे प्यार करने लगी है, मैं उसको अच्छा लगा हूं। वो रात मेरी कैसे गुजरी है तुम सोच नहीं सकते हो। हाँ, हमने सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ा है और उसने मेरे हाथ को चूमा था। मैं उसके हाथ को चूम भी नहीं सका, मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं आई, और हम बैठे रात सारी एक दूसरे को देखते रहे हैं। जब मेरी सुबह आंख खुली है तो मैं अकेला सोया हुआ था, वो जा चुकी थी। मैं उठ के परेशान हो गया, उसी के इंतजार में रहा कि वो कहाँ है, और मुझे नजर नहीं आई। तो मेरे उठने के 1-1.5 घंटे बाद वो आई, फिर मेरे लिए कुछ और तरह के फल लेके आई थी, पानी लेके आई थी। उसने मुझे फल खिलाए, पानी खिलाया, और उसके बाद मुझे उड़ती हुई फिर इस तरह चल पड़ी जैसे कह रही हो आओ अब इस जगह को छोड़ दो। ये नीले रोशनियों वाली जगह थी जहाँ पे तितलियां थी, दरख्तों से ऐसे लगता था नीली रोशनी फूट रही हो, ऐसी नीली रोशनी जो आंखों को बहुत अच्छी लग रही थी, तेज नहीं, हल्की हल्की नीली रोशनी। और जब हम उस जगह से निकल के वापस आ गए, ऐसी जगह पे चलते चलते कि वहीं पे तुमने आके जब आवाज़ें दी और तुम पहुंचे हो तो वो पीछे छुप गई है, और वहीं से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कोई फड़फड़ाया है, तो उसकी उड़ने की आवाज़ थी, वो चली गई। उस वक्त मैं ऐसा कंफ्यूज हो गया कि मुझे याद आ गया मैं दोस्तों के साथ आया हूँ, मैं इस दुनिया का वासी नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया, लेकिन उसकी मोहब्बत में ऐसा मैं खो चुका था, ऐसा कुछ मेरे साथ ये वक्त गुजर चुका था कि मैं दीवाना सा हो गया। मुझे कुछ भी समझ ना आया सिवाय उस फूल के जो मेरे हाथ में था। तुम मुझे लेके आ गए, मुझसे बातें करते रहे, मुझे कुछ होश ना रहा। मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल गैर हाजिर हो चुका था। और जब तुम लोगों ने पूछा तो मैंने कहानी घड़ दी। जब मैं अब बैठा था तो मैं अभी भी बैठा बाहर परेशान था कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, वापस कैसे ढूंढूं उसको। मैं पागल हो जाऊंगा। वो मेरी आंखों का धोखा नहीं है, वो कोई ख्वाब नहीं है, वो हकीकत में मैंने देखा है। मुझे उससे मिलना है, नहीं तो मैं दीवाना हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं उसकी कहानी सुन के हैरान हो गया, क्या ये सच कहानी है या ये क्या कह रहा है, क्या वाकई ऐसा कोई वजूद है, ये क्या है। और वो कहता है कि खालू कहते हैं कि मैं खुद बहुत परेशान हो गया। मैंने उससे कहा क्या ऐसा हो सकता है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, मैं छुप जाऊँगा, तुम उस जगह तक, हम ढूंढते हैं उस जगह, मुझे याद है जहाँ से मैंने तुम्हें लिया है, हम ढूंढ लेंगे उस जगह पे। उसके आगे तुम मुझे लेके जा सकते हो, जहाँ पे वो आई थी, रात तुमने गुजारी है, वो वहाँ ज़रूर आएगी, तुम उससे मिलो, मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। वो देखने के लिए इतना बेचैन था, पागल था, खुश हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो शायद परेशान था कि मैं अकेला नहीं जा सकता, अगर कोई साथ दे तो मैं जा सकता हूँ। तो मुझे कहता है लेकिन ये राज तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा, वादा करो। मैंने कहा हाँ ये वादा है, हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। सुबह हुई, हमने दोस्तों से कहा हम लोग जा रहे हैं, और इस तरह तय हुआ कि इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। मैं और केवन रवाना हो गए। मैं केवन को उसी जगह पे लेके गया जहाँ से मैंने उसको लिया था, जहाँ वो पीछे छुप गई थी, और वहाँ पे केवन ने कहा अब इधर आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। केवन अंदाजे से मुझे लेता 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 एक ऐसे रास्ते पे चलता चलता जहाँ पे लगा कि हम शायद रास्ता भटक गए हैं, लेकिन पहुँचते 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 चलते केवन को लगा कि नहीं वो ठीक जा रहा है, मुझे लग रहा था ये गलत जा रहा है। आगे जाके एक जगह पे केवन की खुशी भरी आवाज़ आई, मिल गई वो जगह।
और जब मैंने उस जगह पे देखा, बिल्कुल कैवन ने ठीक कहा था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उन्हें रात गुजारी थी, बिल्कुल ग्रीनरी वहाँ पे थी और वो सब्ज़ा नहीं था, सब्ज़े की तरह का था लेकिन बहुत खूबसूरत, और वहाँ पे तितलियाँ और नीली रोशनी और सारा कुछ उस तरह था कि वो हैरान हो गया कि यहाँ पे तो सुबह के अभी टाइम था लेकिन वहाँ पे रात का सा समा था, लेकिन नीला रोशनी और नीला कुछ सारा कुछ। और कैवन वहीं कहा, मैं इसका वहीं इंतज़ार करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं छुप जाता हूँ। और मैं एक जगह पे जाके ऐसी जगह मैंने ढूंढी जहाँ से मैं छुप जाऊँ। कैवन वहीं बैठ गया, मुझे छुपे हुए कैवन को बैठे हुए आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, अब तो मेरी हिम्मत बर्दाश्त जवाब दे रही थी 2.5 घंटे, 3 घंटे कि वो नहीं आएगी। 3.5 घंटे हो गया। मैं उठने लगा कि नहीं, अब मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, वो पता नहीं आती है नहीं आती, ये उसकी मुस्तकिल जगह है या जगह दिखा गई है, पता नहीं क्या है। नहीं, मैंने कहा कैवन का, कैवन उठ जाओ। तो उसने उंगली का इशारा किया, चुप। मैं समझ गया ये दीवाना हो चुका है, मैं क्या करूं। 4 घंटे हो गए। जैसे ही 4 घंटे हुए ना, मैंने कहा अब बस हो गई यार, अब तो बैठना बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता सारा दिन तो यहाँ पे नहीं बैठा सकता। मैं अपनी जगह से जैसे ही उठ के खड़ा हुआ तो उसी लम्हे मैं जैसे उठ के खड़ा हुआ हूँ, उसी लम्हे वो नीचे आई है। और जैसे ही वो नीचे आई है अपने उसी परों के साथ, वही नक्शा, वही खूबसूरती, वही बदन पे लिबास, वही बाकी जगहों पे कपड़े नहीं हैं, और परों को फड़फड़ाती हुई जैसे ही वो कैवन के ऊपर लहराती हुई उतरी है, उसी लम्हे उसने मुझे देखा है कि मैं झाड़ियों के अंदर से निकला हूं। तो उसी वक्त वो फड़फड़ाती हुई वापस उड़ी हुई और चली गई है। लेकिन मैं उसको देख चुका था। कैवन बुझ सा गया कि ये क्या हुआ है, हाय ये क्या हो गया। उसने देख लिया कि ये छुपा हुआ है और वो चली गई थी, लेकिन मैंने उसके वजूद को देख लिया था। वो सही कह रहा था, उसका वहम नहीं था, वाकई वो एक परी थी। परों वाली उसके पर थे, इंतहाई खूबसूरत तितलियों की तरह रंग बिरंगे उसके पर। उसके वजूद पे सिर्फ वो आज़ा जो मखसूस औरतों के होते हैं वो ढके हुए थे। उसके पाँव में कोई जूता नहीं था। रंग उसका इतना हसीन और जमील के मैला हो जाए उंगली लगाने से। और उसके पंखड़ियों की तरह, गुलाब की तरह उसके होंठ थे, और आंखें उसकी खूबसूरत, बाल उसके बहुत खूबसूरत थी। वो मैं खुद दीवाना सा हो गया। कुछ लम्हे मुझे लगा कि मैंने ये क्या देखा है, मैं खोसा गया कि तभी मुझे कैवन की आवाज़ है, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया। वो चली गई है। कैवन पागलों की तरह उसको आवाज़ें दे रहा था और मैं शहर से निकला कि हाँ ये मुझसे क्या हो गया, वो तो चली गई है। मैंने कहा मैं दोबारा छुप जाता हूँ। उसने कहा नहीं, वो अब नहीं आएगी, उसने तुम्हें देख लिया है, वो गुस्से से चली गई है, तुम चलो, तुम वापस जाओ, मैं आ जाता हूं। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूंगा। कहता है नहीं तुम जाओ। बहुत ज्यादा कैवन की कंडीशन ऐसी होगी कि उसके कहने पे अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैं जा नहीं रहा, मैं वो सामने वहां पे हूं, वहां तुम्हारा इंतजार करता हूं, वहां पे आ जाओ। उसने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूं। मैं वहां पे आके उसका इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते मैं डर गया था क्योंकि कैवन ने कहा था वो आएगी, और मैं उठा ही था तो उसी लम्हे वो आ गई। टाइमिंग ऐसी बनी थी, उधर से वो, इधर से मैं उठा तो वो चली गई। मुझे अब मजबूरन शाम तक इंतज़ार करना पड़ा, और शाम को कैवन का मुंह लटका हुआ और वो चलता हुआ मेरे पास आ गया। कहता वो नहीं आई। खैर मैंने कैवन को लिया, उसको दिलासा दिया वो आ जाएगी, ये है वो। बातें करते हुए हम आ गए। कैवन बुझ सा गया था। वो रात को बाहर बैठा रहा, बातें करते रहे, लेकिन कैवन ऐसा बुझ सा गया था जैसे उसकी हालत अजीब सी हो गई थी। वो फूल भी उसने कहा सूखना शुरू हो गया था। मज़ीद हम 1-2 दिन जो हमारा ट्रिप था वहाँ पे रहे, लेकिन कैवन फिर बिल्कुल नहीं बोला बिल्कुल नहीं हमसे। उसका खाना पीना छूट गया, वो गमगीन हो गया, अजीब सा हो गया था। उसके बाद फिर एक दफ़ा वो गया, लेकिन उसको कुछ ना मिला। उसने कोई बात मुझसे नहीं छुपाई, वो बस अजीब सा था। हम वहाँ से खैर वापस आ गए, वो ट्रिप हमारा ख़त्म हुआ। कैवन आने को तैयार नहीं था कि नहीं मुझे यहाँ रहना है। हमने कहा ये कैसे पॉसिबल है, हम तुम्हें छोड़ के जा सकते हैं, तुम्हारे वालिदैन हमसे पूछेंगे, हम नहीं कर सकते। तुम्हें आना हुआ ना, इस बात पर हमने उसको कायल किया, तुम्हें आना हुआ ना अकेले आ जाना, अपने वालिदैन को बताने हुए हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें लेके आए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे वालिदैन हमसे पूछेंगे। हम तुम्हें एक दफ़ा वालिदैन के हवाले कर दें, तुम दोबारा आ जाना। इस अंदाज में हम उसको वापस लेके आए। कैवन उदास रहा। उसके वालिदैन हमसे पूछते थे क्या हुआ है। कैवन बहुत चुप है, बोलता नहीं है, खाता पीता नहीं है, मुश्किलों से कभी कभी खा लेता है, बहुत उदास है। एक सूखा हुआ फूल है जो हर वक्त हम उसके पास देखते हैं, जिससे देखता रहता है क्या है इस फूल में। हम कहते हैं जी
मैंने उसके वालिदैन को कोई बात नहीं बताई। वक्त इस तरह गुजरता रहा कि एक दिन मैं कैमन से बग़ैर बताए, उसके वालिदैन ने कहा तुम आओ यार घर आके ज़रा उससे मिलो और उसकी तरह हाल वाल पूछो। वो तो अजीब सा हो गया कि इससे बात नहीं करता, हम लोग परेशान हैं कि उसको डॉक्टर को दिखाने का सोच रहे हैं, आ जाओ। मैं उसके घर गया, मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ। मैं उसके कमरे में, बेस्ट फ्रेंड था उसका, और कमरे में उसके वालिदैन ने बताया वो अकेला है। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो एकदम उसने मुझे देखते हुए एकदम से खड़ा हुआ और उसने पीछे कुछ छुपा लिया। लेकिन मैंने देख लिया उसने कुछ छुपा लिया है। मैं गया, मैंने कहा हाय कैमन कैसे हो, ये है वो, उससे बोला, लेकिन वो चुप रहा। और जो चीज़ छुपा रहा था ना, मैंने कहा दिखाओ मुझे, और जैसे कैसे मैंने वो चीज़ देख ली तो उसके हाथ में फिर से ताज़ा एक फूल था, वही वाला जो उसको वहाँ पे मिला था। और मैं चौंक गया कि ये कहाँ से आया है। उसने फिर से छुपा दिया और मुझे कुछ नहीं बताया। मैं उसके साथ काफ़ी देर बैठा रहा, बातें करता रहा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि सिवाय इसके कि उसके हाथ में एक फूल था, वही वाला फूल जो उसको वहाँ से मिला था। वो तो सूख गया था, सूखा हुआ फूल लेके आया था, तो ये ताज़ा फूल कहाँ से मिला मुझे नहीं पता। मैंने उसके वालिदैन से कहा मैंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन वो नहीं बात करने को तैयार। तो मुझे उसके वालिदैन ने पूछा हुआ क्या था, तुम हमें बताओ वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था। अब मैं था कि अभी तक वो मुझसे खफा है, अभी तक मुझसे नाराज़ है, मैं इसके वालिदैन को बता दूं तो ये तो और ज़्यादा मुझसे खफा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं उनके वालिदैन को बाहर लेके गया और उनको मैंने सारा कुछ बता दिया, जी ये कुछ हुआ था, ये कुछ हुआ था, मुझे नहीं पता, मैंने भी उसको देखा है, वहाँ पर एक थी। और ये तब से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो उसके वालिद ने कहा इसके कमरे में रोज़ एक ताज़ा फूल होता है, मैं भी देख चुका हूँ, रोज़ ताज़ा फूल होता है। तुम तो कह रहे हो वो तो मुरझा गया था अगले दिन। मैंने कहा हाँ ये मुरझा जाता है, तो ये ताज़ा फूल रोज़ कहाँ से आ रहा है। वो लोग परेशान होते, उन दिनों में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, उस पर नज़र रखना शुरू हो गए। जब से उन्होंने नज़र रखनी शुरू की थी तो वो कहते हैं फूल आना बंद हो गया। उन्होंने मुझे बताया जब से हम नज़र रख रहे हैं उसके हर आने जाने, ये उठने बैठने पे, तो अब उसके पास फूल नहीं होता। लेकिन कहते हैं तकरीबन 4 से 5 महीने के दौरान ही कैमन वहाँ से चला गया था। उसके वालिदैन का मुझे फ़ोन आया कि कैमन क्या तुम्हारे पास आया। मैंने कहा नहीं। बाकी दोस्तों से पूछो, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्या हुआ। कहते हैं कल रात से घर नहीं आया। हमने कहा आ जाएगा, इधर उधर गया होगा, आपको पता तो है, चुप चुप सा। ये वाला वाक़या मैंने आपको बताया था उस लड़की का, ये हुआ है। वो उसको ढूंढते रहे, 2-3 दिन कैमन नहीं आया तो परेशान हो गए और उन्होंने वहाँ की पुलिस से रब्ता किया। वो सारी स्टोरी सुनाई कि मुझे बुलाया गया कि क्या स्टोरी हुई थी। मैंने उनको सारी स्टोरी बता दी। तो उन्होंने कहा वो जगह कहाँ है। मैंने कहा जी फ़लाँ जगह पे है। तो उन्होंने कहा वो वहीं जा सकता है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो पुलिस वाले इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं थे कि ये कैसी कहानी है, ये क्या आप सुना रहे हो, कैसे परी हो सकती है और इस तरह का हो सकता है, ये कहानियाँ ऐसा नहीं होता। मैंने कहा मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया। उसने मुझे सुनाया था, अगर मैंने आंखों से ना देखा होता तो मैं भी कहानी समझता, लेकिन मैंने उसको उड़ते हुए देखा तो वो परी थी। खैर प्रोग्राम बनाया, वो खाती पीती फैमिली थी, रिच लोग थे। प्रोग्राम बनाया हम लोग बोर्ड की, और कुछ पुलिस वाले भी हमारे साथ थे। हम बाकायदा वहाँ उस जगह पे गए जहाँ पे हमने कैंप लगाया था। वहाँ पे हम पहुँचे क्योंकि बाकी दोस्त भी साथ हो गए थे, उनको भी टेंशन हो गई थी, कैमन गायब हो गया था। फिर मैंने बाकी दोस्तों को भी वो कहानी बता दी थी। वो नाराज़ हुए, पहले क्यों नहीं बताई। मैंने कहा जी कैमन ने मना किया था, मुझसे एक वादा लिया था, मैंने इसलिए वादा निभाया। तो हम वहाँ गए, ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुँचे, लेकिन वो जगह हम मुसलसल ढूंढते रहे जहाँ मैं कैमन लेके गया था। हमें ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली। लेकिन मेरी बात को पुलिस वाले यकीन करने को तैयार नहीं थे। वालिदैन भी उसके हैरान थे कि पता नहीं ये कहानी सच है या झूठ है, हमें नहीं पता। लेकिन मेरे ऊपर शक नहीं किया जा सकता था कि मैं तो अपने घर में था, मेरा कोई वो नहीं था, वो अपने घर से ही गायब हुआ था। तो काफ़ी दिन तक वो जगह को ढूंढा गया, लेकिन ऐसी कोई जगह वहाँ पे नहीं मिली। लेकिन कैमन उसके बाद नहीं मिला था। कहाँ गया किसी को नहीं पता। ये नहीं कह सकते उस परी के पास गया है या घर छोड़ के कहीं चला गया, किसी को नहीं पता। हो सकता है वो घर छोड़ के चला गया हो, खालू बता रहे थे, हो सकता है वो कहीं पे भी चला गया हो। मेरा शक इसलिए था कि शायद वहीं पे गया हो, इसलिए मैं उस जगह पे लेके गया था, लेकिन हमें वो जगह ही नहीं मिली। लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस परी को देखा था जिसकी उसने मुझे कहानी सुनाई थी, जिसके साथ उसने रात गुजारी थी। लेकिन खालू कहते हैं मेरा शक ये है कि उसको जो फूल मिल रहा था वो फूल सिर्फ उस जगह का था, उस जगह के अलावा कहीं, क्योंकि उसके घरों में काफ़ी ज़्यादा फूल थे जो कैमन ने लगा रखे थे। उसको फूलों का शौक़ था और उसके बाद फूल होते थे, लेकिन वो जो फूल था वो उस जहान का वो नहीं, वो उस जगह का ख़ास फूल था। तो वो फूल उसके पास कहाँ से आता था, इसलिए मैंने उनके वालिदैन को कहा था मुझे शक है कि वो उस परी के पास ना गया हो।
या उसके पास इसके घर आती है, मुझे नहीं पता। ये फूल कहाँ से आता है मुझे इसका नहीं पता। तभी तो उसके वालिदैन ने फिर पता करने की कोशिश की थी ये फूल कहाँ से आता है। जब उन्होंने पता करने की कोशिश की थी वो फूल का भी पता नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उसके बाद वो फूल आना भी बंद हो गया था और उसके 4-5 महीने तक फूल नहीं आता रहा। लेकिन उसके बाद केविन गायब हो गया था। फिर उसके बाद केविन का नहीं पता लगा वो कहाँ गया, क्योंकि इसकी जुड़ी थी एक परी और परी के साथ कहानी थी, इसलिए मेरा शक यही गया कि वो उस परी के पास गया होगा। वरना ऐसा गुम होना, अमेरिका में कई वाक़यात ऐसे होते हैं, नौजवान होते हैं, वालिदैन के साथ नहीं रहते, अलग रहते होते हैं, गुम हो जाते हैं, ये आम सी बातें थी। लेकिन केविन घर छोड़ के चला गया था या क्या हुआ था इसका कभी पता नहीं लगा। बाजू का नौजवान जब होते हैं यहाँ पे 18 साल के बाद जो लड़के होते हैं माँ बाप का घर छोड़ देते हैं, लेकिन जो अमीर फैमिलीज होते हैं उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं थोड़े से कहीं कहीं, वरना ज़्यादातर घरों से चले जाते हैं। और कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, वालिदैन से रब्ता रखें ना रखें ये आम सी बात होती है। तो शायद वो कहीं चला गया था, उसने वालिदैन से रब्ता नहीं रखा, क्या हुआ फिर केविन का कुछ नहीं पता चला। लेकिन खालू वो कहानी सुनाते हुए कहते हैं मुझे वो परी भी याद है, वो उसने सही कहा था, वो बहुत खूबसूरत परी थी। बड़ी बड़ी आंखें, जिस तरह लड़कियां मेकअप करके बड़ी बड़ी पलकें लगा लेती हैं उसी तरह उसकी बड़ी बड़ी पलकें, इंतहाई बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, छोटा सा नाक, गुलाब की तरह उसके फूल, यहाँ पे गाल पे ऐसा लगता था पूरा उसने मेकअप किया हुआ है। और उसका बहुत एक्स्ट्रा वाइट उसका रंग, हाथ इतने खूबसूरत और छोटी छोटी उंगलियां, पाँव इतने खूबसूरत, उसका वजूद इतना चमकता हुआ उसका वजूद, और उसके सुनहरी रंग के गोल्डन रंग के ऐसे बाल उसके सिल्की से लहरा रहे थे। और उसके जो पर खूबसूरत से उसके पर थे, एक कद होगा जैसे एक 5 फुट 6 इंच की या 5 फुट 5 इंच की लड़की का कद होता है ऐसी, लेकिन इंतहाई पतली सी थी वो, बिल्कुल पतली सी थी। उसकी कमर ऐसी कमज़ोर सी पतली सी उसकी कमर थी, बहुत खूबसूरत। और खालू कहते हैं उसके जो लिबास उसने पहन रखा था ना, छोटा सा सीने पे और नीचे, वो ऐसे था जैसे लिबास तैयार किया गया हो फूलों से। फूल नहीं थे, कपड़ा हो जैसे ऊपर प्रिंट हुआ होते हैं फूल, लेकिन किसी चीज़ की खाल थी। क्या था वो, इस जहान का कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन वो कपड़ा लगता था, लेकिन बहुत ही सिल्की खूबसूरत कपड़ा, ऐसा लगता था जैसे ये एक गुड़िया खड़ी उड़ रही है। उसके वजूद पे भी ऐसे कि इंतहाई नफीस सा कपड़ा था। कहते मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था। वक्त गुजरता रहा, फिर हम दोस्त वक्त के साथ साथ कोई किधर शिफ्ट हो गया, कोई किधर शिफ्ट हो गया। केविन का पता करते थे, उसके वालिदैन भी फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। केविन से हमारी दोबारा कभी मुलाकात नहीं हो सकता है किसी और स्टेट चला गया हो, किसी और मुल्क चला गया हो, या कहाँ गया, उस परी के पास गया, ये नहीं पता लग सका। हो सकता है स्टेट चेंज कर लियो, कंट्री चेंज कर लियो, क्योंकि वो दिल बराज। हाँ ये हो सकता है, खालू ने कहा कि उससे जिस तरह मिलने के लिए उसके घर आती थी, मेरा ख्याल है उसको फूल दे के जा सकती। हो सकता हो कि उसको पता लग गया था कि मेरे घर वालों को पता लग गया वो यहाँ मिलने आती है, फूल देती है, और मेरे दोस्त ने यानी मेरा उसने कहा था, उसने भी देख लिया, तो वो किसी और मुल्क में चला गया हो, फिर वहाँ उससे मिलने के लिए आती हो, या उसको अपने साथ लेके जाती हो, ये नहीं पता। लेकिन वो घर से गायब हो गया था या चला गया था, नहीं पता। ये थी कहानी जो मुझे मोहसिन ने कलकत्ता से भेजी। उनके खालू ने उनको ये कहानी सुनाई थी। और आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, लाजमी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कहानी भेजने का तरीका मैं एंड में बताता हूँ। तो सिंपल सा तरीका है कि आपने 2 बातों का खास ख्याल रखना है। जिस तरह कहानी के शुरू में अपना नाम, कहानी में जितने भी किरदार हैं उन किरदारों के नाम, जो आपका गांव है, जो शहर है, जो मुल्क है, वो सारा मुझे सही बताना है, रियल बताना है। और आगे ये भी बता देना है कि मैं कहानी में रियल बताऊं, सही बताऊं, या उसको फ़र्ज़ी कर दूं। अगर आप चाहते हैं मैं फ़र्ज़ी कर दूं तो आप फ़र्ज़ी नाम भी लिख के भेज सकते हैं। जी मेरा नाम, जिस तरह उन्होंने कहा मोहसिन है, आप फ़र्ज़ी नाम कुछ और रख लें। तो उन्होंने कहा जी मेरा नाम आप मोहसिन रियल ही बताइएगा, मैंने रियल बता दिया। तो उन्होंने बाकी तीनों दोस्तों के खालू का नाम कहा नहीं बताना, वो मैंने नहीं बताया, उन्होंने मेंशन कर दिया था। तो आप भी मेंशन कर दें, ये रियल कहानी है, ये रियल किरदार हैं, ये रियल नाम है, ये रियल जगह है, लेकिन आप फ़र्ज़ी बता दें या आप रियल बता दें, ये बता देना। एक दूसरी बात, कहानी को आप लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप कहानी लिख के भेजें तो लिखी हुई कहानी को आप पहले सेंड कर दें। आपने रोमन में लिखी है, रोमन उर्दू में, या रोमन इंग्लिश में, या उर्दू में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, वो कहानी आप एक दफ़ा मुझे भेज दीजिए, वो मैसेज लिखा हुआ। जब आप मुझे भेज दें तो उसके बाद एक अलग से एक और मैसेज लिखना है, जिसमें एक ही लफ्ज़ लिखना है, सिर्फ STORY स्टोरी, STORY। जैसे आप स्टोरी लिखेंगे उस दूसरे मैसेज को भी आपने एंड पे भेज देना है। कुछ लोग गलती करते हैं, स्टोरी लिख के उसके नीचे स्टोरी लिख देते हैं। नहीं, ये अलग से टाइप करना है, यानी स्टोरी भेज देनी है और अलग से एक मैसेज टाइप करना है, एक और मैसेज स्टोरी, और उसको भेजना है। इसी तरह वॉइस मैसेज भी भेजना चाहते हैं तो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, और उसके नीचे भी अलग से एक मैसेज STORY लिख के भेज दीजिए। अब मेरा व्हाट्सएप का नंबर जिस पे ये स्टोरी भेजनी है +92 कोड है पाकिस्तान का 313665
+92313165500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। और इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।